वो जर्नी मुझे याद है। मैं अपनी भाभी की उंगली पकड़ के कराची पोर्ट पे था। जितने मंदिर हैं उनसे फल चोरी करो, पैसे चोरी करो, घूमते फिरते पाँव लगे। 13 साल तक चप्पल नहीं पहनी। वो जो ट्रेन में महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी, एक लेडी, और आप लोगों ने उसका फल चुरा लिया था, बाद में आपने उसको पैसा दिया। चेक इन के पहले आदमी का वेट करते थे, बाद में बैगेज लेते थे। अच्छा, अगर आपके ओवर वेट है तो आपको बैगेज लाने का। 55-60 ईयर्स उज्जैन से बक्सी जा रहा था। मैंने बोला मुझे वो जगह बताओ जहाँ मैंने पैसे उठाए थे पर वो बके मिला नहीं। उतने ही पैसे मुझे याद थे, 8 आने 7 9 आने थे, उससे मैं छोड़ आया। वाशू शराफ की पार्टियां बहुत फेमस थी। लोग बताते हैं कि एक एक पार्टी में आप उस दौर में $50,000 खर्च कर दिया करते थे। हम शेख राशिद को बोलते थे हाँ। यह एयरपोर्ट बहुत छोटा है। जब एक ब्रिटिश बोले फिक्र मत करो, अरबी में होता था, एक दिन ये एयरपोर्ट छोटा पड़ेगा आपको। आज की कहानी शुरू होती है ईयर 1952 से, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन श्री श्याम दास ने फैसला किया कि वो अपने एक बेटे को दुबई भेजेंगे। उस टाइम दुबई भेजने का फैसला आज के दौर जैसा नहीं था कि चलो दुबई एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उस वक्त वो एक रेगिस्तान था, ना बिजली ना पानी। लेकिन ये वो चंद हिंदुस्तानी थे जो उस वक्त दुबई आए और उन्होंने वो ग्राउंड बनाया कि जिसको हम लोग आज जिसका फ़ायदा उठा। आज जो 4 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस दुबई में हैं, उसकी वजह जो है वो यही फैमिली है जो उस दौर में दुबई आई। और उसके बाद उनका दूसरा बेटा 1961 में शारजा में पोर्ट पे उतरता है। दूसरा बेटा यानी श्री श्याम वासुदेव श्याम दास शराफ, जिसको हम सब प्यार से, रिस्पेक्ट से दादा वासु शराफ कहते हैं। दादा वासु शराफ, वेलकम टू द ब्रू न्यूज़। थैंक यू। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आज के वासु शराफ को तो सब जानते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक समाज सेवी है, लोगों की मदद करता है। बचपन से शुरुआत करते हैं। आपकी पैदाइश हुई थी उस वक्त इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, पाकिस्तान जो आज अनडिवाइडेड इंडिया। महाजन छोटा सा गाँव था नियर दादू वानान, near Hyderabad. पाकिस्तान के हैदराबाद। That time there was no Pakistan. There was no Pakistan. It was, when I was born, it was undivided India. वहाँ पैदा हुआ, स्कूल पढ़ा वहाँ पर, पहली क्लास पढ़ा। उसके बाद 47 में तो निकल आए, सीधे वहाँ से शिप में आए। और वो जर्नी मुझे याद है। मैं अपनी भाभी की उंगली पकड़ के कराची पोर्ट पे था। वो लोग शिप में चढ़ रहे थे, सामान ऊपर चढ़ रहा था, कोई सामान गिर रहा था, बिकॉज उस जमाने कंटेनर थे नहीं और पब्लिक इधर बेशुमार थी। तो माइग्रेशन जो हुआ था पाकिस्तान का, एक बाय रोड हुआ था, माना बाय बॉर्डर जोधपुर जयपुर, इधर दूसरा बाय सी हुआ था। तो हमें बॉम्बे जाना था, तो कराची हमारे लिए नियर था। तो टिकट लेके बड़े भाई ने हमें, मैं भाभी मेरी छोटी बहन को शिप में डाल दिया। 30 जनवरी की मुझे याद है, 30 जनवरी को शाम को शिप चला वहाँ से। अगर उंगली छूट जाती तो शायद मैं कहाँ भटक जाता मालूम नहीं, रिफ्यूजी रश में मालूम नहीं पड़ा। मेरी भाभी ने मुझे उंगली पकड़ के बराबर ले आई। जैसे हम उतरे तो उस दिन शाम को महात्मा गांधी का मर्डर हो गया था दिल्ली में। तो शिप वहीं खड़ा रहा। दूसरे दिन उतरे, मेरे बड़े बहन भाई वहाँ रहते थे, उन्होंने हमारा एक दिन का बंदोबस्त किया रहने का बॉम्बे में। फिर वहाँ से हमें ट्रेन में बैठा के वाया नागदा उज्जैन MP में भेजा, जहाँ हम लोगों ने बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारी। उस वक्त भी मेरे बड़े भाई नहीं थे, बड़े भाई उस वक्त दुबई में थे, पिताजी बलूचिस्तान मकरान में थे, मैं, मेरा दूसरा भाई, मेरी माँ और भाभी, हम 5 आदमी उज्जैन रहते थे। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी जब आप? 7 साल। 7 साल के थे। और आपके फादर लेकिन मकरान में ही थे, वो नहीं आए? वो नहीं आया, वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने बड़े भाई को बोला तुम जाओ, इनको ले जाओ। तो बड़े भाई आगे ले आए हमें, मगर वो फिर जल्दी से चले गए। मगर हमको समझो जैसे तैसे समझो हम 1 हफ्ते के अंदर पैक करके उज्जैन मध्य प्रदेश में सेटल हो गए। और सेटल होना ऐसे रिफ्यूजी, ना हमको हिंदी आए, न रास्ता समझ आए, कहाँ गांव का आदमी, कहाँ हम शहर में फंस गए। और मैं छोटा था घर में, तो उस ज़माने में कुछ ना कुछ चलो सिंधी बात करते 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 हिंदी आ गई। और फिर स्कूल जाने लगा। 1 रुपया माध्यम गवर्नमेंट स्कूल था, सरकारी स्कूल था, उसमें जाता। बचपन में भी था। बचपन में शरारतें जो हम ये होती थी, सुबह निकल जाओ, जितने मंदिर हैं उनसे फल चोरी करो, पैसे चोरी करो, पिक्चर देखो। पिक्चर की होती थी
मैट्री शो 2.5 आना, फुल शो 5 आना, घूमते फिरते रहे। पाँव लगे 13 साल तक चप्पल नहीं पहनी, घूमते फिरते रहते थे। स्कूल जाते थे, ठीक है, गए नहीं ठीक है। बचपना था पर मौजें बहुत किया उन्हें। भाई होली में किसी के घर की खटिया चुरा लेना, किसी के घर की कुर्सी चुरा लेना, किसी का फर्नीचर चुरा लेना, मैंने बंदर जैसे मस्ती करते रहते हम लोग। तो रात को दिए जलते थे घर के। आपका बचपन वैसे ही था जैसे एक अल्हड़ मस्त मौला बच्चों का होता है। लोग रात को दिए जलाते थे घर के बाहर, हम दिए चोरी कर लेते थे, उनका तेल चोरी कर लेते थे। अरे बचपन के जैसे शायद, क्योंकि वो स्थान ऐसा है जहाँ श्री कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा पड़ा था, वहाँ उनका आश्रम है वहाँ पर, जहाँ पर तीनों पड़े थे। तो मैं जब लगा मैं भी कृष्ण का वासी हूँ, चलो कृष्ण के साथ हम भी थोड़ी मस्ती कर लें। वो बच्चों में हर कोई मस्ती करता है। वो बच्चा जो मस्ती, हमारे पंडित बोलते थे, जो बच्चा बच्चों में मस्ती खोर होगा ना, बड़ा होकर बड़ा सीरियस बनेगा, यानी अमिताभ बच्चन बनेगा। क्या बात, ये उनकी स्टडी थी। अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं। पाकिस्तान में आपके फादर क्या करते थे? हमारी क्या होती है, ये शीप होते हैं ना, शीप, भेड़ होती है ना, उनकी जो वूल निकलती है ना, उनको जाके गांव से इकट्ठा करके होलसेल को बेचते थे। वो पैक करके बेचते थे इंग्लैंड, वहाँ से उसको वूल के ब्लैंकेट वूल की शूटिंग बनती थी। तो अच्छा, उससे पहले हम आगे बढ़ें, ये किताब है ए रीगल मैन, प्रिया कुमार ने लिखी है। बहुत शानदार किताब। आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है वो इसमें समा गई है एक तरह से देखा जाए तो इस किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि आपके फादर इतना ट्रैवल करते थे कि एक दिन आपकी मदर ने उनका पासपोर्ट फाड़ दिया कि ना रहेगा पासपोर्ट, ना तुम ट्रैवल करोगे। बस 1955 में हम लोग 53 में नासिक, उज्जैन से नासिक देवलाली आ गए। उसके पिताजी को हमने बुलाया, भी माँ ठीक नहीं, आपको याद कर रही है, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, आप आए नहीं हो। उनके दिमाग में असर होता है। अच्छा, वो पाकिस्तान में थे उस टाइम थे? हाँ, वो पाकिस्तान, बलूचिस्तान थे। बलूचिस्तान में, हाँ। तो ग्वादर भी हमारे हाथ में था। इट वॉज मस्कत प्रॉपर्टी। पिताजी आए, फिर हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मेरे बड़े बहन ने कहा पासपोर्ट ही गुम कर दो। पासपोर्ट गुम कर, उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ रहने लगे, माता जी भी वहाँ रहने लगी। नहीं तो शी वॉज फीलिंग लोनली। 8 साल हस्बैंड दूर रहे तो थोड़ा बहुत ही तकलीफ होती थी। तो पासपोर्ट बड़े बहनों ने कम कर दिया उनका। वो समझ पासपोर्ट सस्ता मिलता था, 10 रुपये पासपोर्ट, 10 रुपये पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट बना था 15 रुपये में, 15 रुपीज़। क्या बात। अच्छा, तो हम लोग स्कूल की शैतानियों की बात कर रहे थे। मतलब शैतानियाँ भी इस लेवल की कि जो है मंदिर के दान पेटी से, चैरिटी बॉक्स से पैसे चुरा लेना, बाहर चप्पल चुरा लेना मंदिर के बाहर से, वो भी करना, फल चुरा लेना, सिनेमा के जो बुकिंग हाउस होते हैं उनके बल्ब चोरी कर लेना। बल्ब बेच के हमको और 2 काम थे, पिक्चर देखने के और रास्ते कुछ खाने का है। हाँ, खाने का शौक, पिक्चर देखने का शौक था। 2:30 आने पिक्चर होती थी, मैटिनी शो, 12 से 3, 3 से 6, 5 आना, तो 3, 6, 9 और 12 का। तो पिक्चर देखने का बड़ा शौक होता था। सीख, उसमें हमने हिंदी सीखी। पिक्चर नहीं, हमें थोड़ा हिंदी का एक इल्म दिया। तो हम फिर ज़्यादातर सदी हम लोग एक ही बिल्डिंग में, एक ही मोहल्ला में, उज्जैन, महू, खंडवा, इस बेल्ट में, क्योंकि मेरे मामा भी सब आ गए, मेरी माँ के भाई लोग भी आ गए, वो 5 मामा थे। तो हमारे उसमें परिवार ही वहाँ सेटल हो गया था। तो मेरी माँ को ठीक लगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बचपन में चोरियों की, तो उन चोरियों के बाद आपके अंदर जो गिल्ट फील होता था उसने बहुत असर डाला। बचपन में गिल्ट होता ही नहीं। बचपन 2 इंसिडेंट मैं कोट करूँगा। एक, वो जो ट्रेन में महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी, एक लेडी, और आप लोगों ने उसका फल चुरा लिया था। बाद में आपने उसको पैसा दिया, है ना, इनडायरेक्ट वे में। हाँ जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गिल्ट था कि यार ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। कॉन्शियस तो चोरी तो चोरी है, गुनाह तो गुनाह। आपको परमात्मा अंदर एक कॉन्शियस देता है, कॉन्शियस। तो कोई बुरा काम करो, कोई भी पाप करो, बुरा काम, आपको पहले अपना कॉन्शियस खाता ही है। योर कॉन्शियस बाइट्स यू एवरीबॉडी। पेट्रोल तो भी हम लोग करते हैं, वी नो दिस इज पाप, तो भी हम करते हैं, बिकॉज कर्म का जोखा है। और एक वो दूसरा इंसिडेंट जो बॉम्बे में हुआ, जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे, आप चाय पाने के लिए घर से बाहर, तो चप्पल चोरी कर लिया, तो बंदा निकल के आता है, वो चप्पल ढूंढता है। देन यू वेंट बैक टू द मंदिर एंड आपने भगवान की मूर्ति के सामने माफ़ी मांगी। शायद वो आखिरी इंसिडेंट रहा होगा चोरी का। बस वो मैं याद है कि दीवार फिल्म की शूटिंग, रात को पिक्चर देख रहा, दीवार पुरानी, अमिताभ बच्चन कैसे मंदिर में जाके माफ़ी मांगता है। एक दिन मुझे बड़ी प्यास लगी, तो प्यास लगे तो नल पड़ा था, सामने खोला, पानी पीने लगा, देखा
एक आना, 2 आना, 3 आने, एक आना, 2 आना, 4 आना, कुछ किसी भिखारी ने वो पानी पीने वहाँ गया, वो बेचारा वहाँ छोड़ गया। तो उसके बाद मैं आया तो मैंने पैसे मिले, मैं तो ले लियो पैसे, पर मेरा कॉन्शियस बहुत खाया कि मैं इसको, वो भिखारी मिले नहीं। आई वेंट सेम प्लेस आफ्टर 55-60 ईयर्स। उज्जैन से बक्सी जा रहा था, मैंने बोला मुझे वो जगह बताओ जहाँ मैंने पैसे उठाए थे पर वो बाकी मिला नहीं। उतने ही पैसे मुझे आते, 8 आने, 7, 9 आने थे, उससे मैं छोड़ आया। पर आफ्टर 55 ईयर्स मुझे कौन सा खा रहा था कि ये पैसे पता नहीं किसी बेचारे कितने दर घूम के ये पैसे जमा किए, 8 आना, 9 आना, तो उस ज़माने बड़ी चीज़ थी, पर मुझे वो खाया जा रहा कैसे करूँ। 55-60 ईयर्स के बाद मैं जाके उस जगह पे वो पैसे छोड़ाया, क्योंकि तब तक कॉन्शियस खा रहा था। 55 ईयर्स के बाद गया। तो क्या ये यही सारी चीज़ें थी बचपन की जो आज जब आपके पास पैसा आया, बिजनेस में आए, तो आपने समाज को वापस, सोसाइटी को वापस देने के लिए सोशल वर्क किया? बहुत किया, बहुत किया, सोशल वर्क बहुत किया, और जिनको मदद करनी चाहिए मदद करते थे, कुंभ के मेले में मदद करते थे, और जब भी कभी हमको किसी ने बुलाया तो हम चले जाते थे। और अब छोटे बच्चे थे, अब ज़्यादा तो मदद कर नहीं सकते थे हम, मगर जो कुछ बनता था रिश्तेदारों उनको मदद करते थे, क्योंकि शाम को होती थी हमारे यहाँ मंदिर बहुत होते थे। हनुमान का मंदिर, घंटे बजाओ क्यों प्रसाद मिलता है, गुरुद्वारा जाओ प्रसाद मिलता है, जितने मंदिर थे उसमें जाते थे। लालच जी थी, वहाँ से प्रसाद मिलता था, फल फ्रूट मिलते थे। पैसे तो चलो सुबह की बात होगी ड्यूटी घूमने की, पर शाम को 7 बजे के बजे आरतियाँ होती थी, हर मंदिर में पहुँच जाते थे, हर मंदिर में 6-7 मंदिर डेली हो जाता। उसमें हमारी एक धार्मिक आस्था बढ़ी। अब बार एक ही जगह पे रोज जा रहे हैं तो फिर राम का मंदिर, हनुमान, शिव मंदिर, धार्मिक आस्था बढ़ी। फिर स्कूल आपने कहाँ शुरू किया? मैं 53 में वही शिफ्टेड फ्रॉम उज्जैन, तो मेरे बड़े भाई को लगा तो ये तो बिगड़ जाएगा यहाँ पर, ये अच्छा, शिकायतें तो पहुँच रही होंगी। पर स्कूल टीचर वाले स्कूल आता था, कोने में बैठता था, यस सर, हाजिर हो जाती प्रेजेंट मार्क। जैसे टीचर ने बोर्ड की तरफ मुँह किया, मैं वहाँ से कैसा गया, मेरी वहाँ तो प्रेजेंट मार्क लग गई, पर मैं तो कैसा गया वहाँ से, घूमता था। तो वैसे इनको शिकार मिले, आपका भाई तो 30 दिन में 29 दिन तो दरवाजे निकल जाता, भाग जाता था। तो फिर मैंने ये तो सुधरेगा नहीं यहाँ पर। वो मध्य प्रदेश में पूरी हिंदी थी, इंग्लिश थी नहीं। अच्छा, इंग्लिश नहीं थी। फिर हम देवलाली आ गए। देवलाली में स्कूल में जब आया तो मेरे पास में जो लोग रहते थे उनकी कॉम्पिटिशन थी, भाई नंबर 1 आना चाहिए, 50 में से 49 आना चाहिए। मेरा क्यों आना चाहिए, बोले वी वांट टू कम नंबर 1। तो मेरे मन में ठान ली मैं नंबर 1 क्यों नहीं आ सकता। तो मैंने जो कॉम्पिटिटर थे मेरे स्कूल में, आई बिकेम नंबर 1 बिकॉज 50 में से 49.5 मैं मार्क लेता था। देन आई बिकेम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप टू बिकम द मॉनिटर बिकॉज ऑफ माई गुड बिहेवियर एंड सब सब्जेक्ट में आई मस्ट गेट 49। चाहिए टारगेट। हाँ, जबकि आपको इंग्लिश नहीं आती थी और हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती थे। पर वो मेहनत करके पढ़ा। और हमारे एक मास्टर होते थे, मुस्लिम थे, समीर साहब थे। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ माई पेपर एग्ज़ाम में। आई हैव फर्स्ट टाइम सीन माई लाइफ कि पेपर का लिमिट जो मार्क था 50 था। उन्होंने मुझे 50 में 55 मार्क दिए। तो मैं किसी ने पूछा 55 आउट ऑफ 50 भाई आपने 5 मार्क्स को ज़्यादा कैसे दे दिए। बट क्लीननेस, टाइम पे, और हर बात उसने टू द पॉइंट लिखी है। उसके 5 मार्क दे रहा हूँ अप्रिसिएशन के, क्लीननेस के और पंक्चुअलिटी के। ये एक्स्ट्रा मार्क मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ उसको। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैंने देखा 100 में से 99 मिलते हैं, 100 में 100 मिल सकते हैं, 100 में से 110 मिले। 110 मिले। दिस वाज वो मैं टीचर भूल नहीं सकता अभी तक। Whenever I go Devlali, I try to meet him, but he's no more. No more. अभी तक सब टीचर जो थे, एक टीचर रहेगा तो लास्ट ईयर चला गया। Whenever I go, I must meet their family now. ज़माना याद आता है वो। अच्छा, इंग्लिश भी आपने फिल्मों से ही सीखी जैसे आपने हिंदी फिल्मों से सीखी? पहले क्या होता था देवलाली में, बिकॉज आर्मी कैंप, तो आर्मी के जो मेजर जनरल कर्नल जो होते थे, तो हफ्ते में 2 इंग्लिश मूवी चलती थी वहाँ पर। अच्छा, आर्मी कैंप। हमारे हिंदी फिल्म चलती थी, मगर वेडनेसडे एंड सैटरडे
एक शो इंग्लिश चलता था। तो किसी आप जैसे दोस्त ने बोला कि अगर इंग्लिश सीखनी हो इंग्लिश मूवी देखो, पैसे जेब में हो तो इंग्लिश मूवी देखे ना। तो आई यूज्ड टू गेट ₹1 संडे, ₹1 मिलता था संडे को। अब ₹1 में 5 आने इंग्लिश फिल्म देखो, 5 हिंदी फिल्म देखो, बाकी रह गया 5 आने। तो मेरा एक दोस्त था, गरीब था बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता था, तो 5 मैं उसको दे देता था। और पैदल जाते थे, एक साइकिल मिलती थी 2 आना घंटा साइकिल। हाँ। तो मेरा 2 पिक्चर और एक दोस्त को हेल्प करना, मेरे पास 1 आना रह जाता था। उस 1 आने में काम चला रहा था 1 हफ्ता पूरा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने ₹2 किया, तो 55 के बाद ₹2 हो गया। वैसे तो ₹1 पॉकेट मनी थी। हाँ। हफ्ते में संडे। हाँ, अच्छा वीकली ₹1 वीकली थी। हाँ। उस समय सस्ता ही, सब सस्ते थे, एवरीथिंग सर। लेकिन स्कूल में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपको जवाहरलाल नेहरू से, जो उस टाइम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कैसे उनसे मिलने का मौका मिला। हाँ। वो इंसिडेंट क्या है बताइए। मैं जब स्टैंडर्ड 9 में था तो ISO इंडियन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल ओवर इंडिया दिल्ली में थी, उन्होंने सब स्टेट से 2-2 बच्चे मंगाए थे कि यहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, उसमें हम आपको ले जाएंगे, दिखाएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। मुझे बोला कि अभी तुम चलोगे, तो मैंने आई टोल्ड माय फादर आई मस्ट गो। तो प्रिंसिपल ने बोला जाओ बेटे तुम जाओ। कहा हुआ था इंटेलिजेंट बॉय एंड मॉनिटर था। फिर मैं स्कूल का हेड बॉय बन गया। तो हम जब दिल्ली पहुँचे 25 अगस्त 1958 में, मैं 9th में था, 9th में। तो नेहरू के घर में हमको बुलाया गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हाउस गए। फिर वहाँ हमसे मिले, हाथ मिलाया, बात की उनसे। फिर उन्होंने शाम को सप्रू हॉल में प्रोग्राम था। अब उसमें जितने भी स्पीकर अन्यतम अयंगर, नेहरू और जो पार्लियामेंट लीडर मेंबर आए थे, उस समय सप्रू हॉल फर्स्ट था जिसमें मैंने टीवी देखी थी। कि 58 में सप्रू हॉल में टीवी थी। इट वॉज हमने कभी टीवी देखी नहीं थी। तो मुझे सब्जेक्ट दिया गया कि आप इस सब्जेक्ट को बात करो। सब्जेक्ट दिया लास्ट मोमेंट पे, इफ़ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट विल डू फॉर द कंट्री। एंड प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हुए हैं। हाँ। तो इधर हिंदी और इंग्लिश में आप बोलना है। इंग्लिश अभी तो अभी मीडियम अब तो हिंदी है, तो इंग्लिश में बोलना थोड़ा तकलीफ पड़ी, मिक्स में बोल गया। फिर मुझे उन्होंने अवार्ड दिया, सर्टिफिकेट दी। वो मैं सर्टिफिकेट लेके आया, मेरा फिर से बहुत खुश हो गया। फर्स्ट स्टूडेंट टू मीट देवलाल स्कूल का बच्चा। कल भी अभी उसके देवलाल स्कूल अभी फोटो निकालेंगे। मैंने हम उनकी बिल्डिंग खंडहर हो गई तो बना के दे रहा हूँ। अच्छा, आप अपना स्कूल वापस बनवा के दे रहे हैं। कल भी दिए। हाँ। तो उस टाइम क्या रिएक्शन था स्पीच के बाद जवाहरलाल नेहरू का? क्योंकि वो तो एक हिस्टोरिक मूवमेंट था आपके लिए। आपको एक बूस्ट पावर आ जाता है कि भाई मैं भी कुछ बन के दिखाऊं। दादा एक बार बताइए कि स्कूल के बाद कॉलेज आपका वो इस किताब में जिक्र नहीं है। स्कूल के बाद मैं जब बॉम्बे गया तो बॉम्बे मैंने HR कॉलेज में कॉमर्स में एडमिशन ली। अच्छा। कॉमर्स में 60 में कॉमर्स में गया, 60 में कॉमर्स गया। फिर जब दुबई आया 61 में, तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई आगे चल के तुमको बिजनेसमैन बनना है ना बेटा, तो पढ़ने से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लो और भाइयों की जगह मदद करो। अब पिताजी का कहना टाल नहीं सकता, हालांकि आवाज़ पढ़ने में होशियार था। HR कॉलेज बॉम्बे चर्च गेट पे जो कॉलेज था, KC कॉलेज पास में, तो 2 साल में वहाँ पढ़ा कॉलेज कॉमर्स। मैंने इंटरमीडिएट किया वहाँ से। फिर पिताजी का बेटे ऐसा करता हूँ, यू गो एंड हेल्प योर ब्रदर्स। तो माँ बाप का कहना तो मानना पड़ता है। सो आई सरेंडर माई एजुकेशन, केम हियर, 5 साल 4 साल स्ट्रगल किया। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साल था 1961, 1961। बट आप दुबई नहीं लैंड किए, आप शारजा लैंड किए, क्यों? उस ज़माने में क्या होता था कि दुबई में एयरपोर्ट नहीं था। एयरपोर्ट भी था तो रनवे जो था सैंड के ऊपर था, कुछ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ फ्लाइट आती थी बहरीन, दोहा, गल्फ एविएशन, पंखे वाला। हाँ। 12 सीटर। पर बॉम्बे से प्लेन पहले प्लेन जो चला था कार्लिंग एयरलाइंस, वो होता था डेकोटा में 30 पैसेंजर बैठते थे हम लोग, 30। और उस ज़माने में क्या होता था कि चेक इन के पहले आदमी का वेट करते थे, बाद में बैगेज लेते थे। अच्छा। अगर आपके ओवर वेट है तो आपको बैगेज अलाउ नहीं करेगा। फिर आप अगर 60 किलो के ऊपर हैं तो 20 किलो से अगर ऊपर हो गए तो आपको बैगेज अलाउ नहीं है। पहले आदमी को तोलते थे, बाद में सामान तोलते थे। इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेंच मार के 80 किलो यू एंड विद योर सामान। अब ये अगर आपको एयर ट्रैवल करना है, आपको अपना वेट कम रखना पड़ेगा। वेट कम, बॉडी का वेट कम कीजिए, तो सामान का वेट बढ़ाइए,
और जब बॉडी वेट बढ़ गया तो सामान ज़माने में कम हो गया। एक्सेस बैगेज का फैशन नहीं था, हाँ बिकॉज एयरलाइन एयरक्राफ्ट है, इट कैन टेक लोड जितना उसको अलाउड है। कैप्टन मानता नहीं था। हाँ तो मैं 55-60 करो था, 60 करो, तो मैं तो चलाया, छोटा था। हाँ तो फ्लाइट जहाँ 720 रुपये था, बॉम्बे शारजा बॉम्बे दिल्ली, कार्लिंग एयरलाइंस अच्छा आती रही यहाँ से। शारजा एयरपोर्ट जो अभी तक है, समाइलियन शारजा, जो सिटी के अंदर वो एयरपोर्ट है, जी जी जी, जो बंद हो गया, जहाँ पे म्यूजियम बन गया है, महात्मा म्यूजियम करके। रॉयल एयरफोर्स था वहाँ पर। हाँ। बस रनवे को भी उन्होंने तोड़ा नहीं है, नहीं तोड़ा है। हाँ अभी तक वो बीच में पड़ा है और ऐसे फेंस लगा हुआ है, लिखा है समाइलियन शारजा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, अगर आप शारजा जाते हैं तो वहाँ एक बड़ी मस्जिद है, सऊदी मस्जिद उसको कहते हैं। हाँ। उसकी बगल की जो रोड है, हाँ। वो हमेशा एक सवाल था कि ये सड़क बंद क्यों नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ना गाड़ी चल रही है तो गाड़ी खड़खड़ाती है ना। तो चूंकि वो रनवे इसलिए नहीं बन रहा है शायद। हाँ तो उन्होंने उस एयरपोर्ट को, रनवे को भी तो प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हाँ वो प्लेन यहाँ से बस जाता था बहरीन, और बहरीन से बॉम्बे जाता था। तो फर्स्ट टाइम मैं उसमें आया 60 में, एक हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठहर के चला गया। फिर 61 में शिप में आया, दारा शिप में। वो दारा में 90 रुपये में बॉम्बे कराची ग्वादर मस्कत दुबई सीधा कुवैत बसरा। फिर वो 10 दिन पर शिप वापस आता था। वो शिप आते उसमें कोई बम ब्लास्ट हुआ और डूब गया शारजा में। अभी तक वो शिप शारजा नीचे, मैं उस शिप में आया था। उसी शिप में जिससे आप आए थे उसमें बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट वापसी में। एसएस दारा। हाँ वो अभी तक शारजा से अपन 20 किलोमीटर अंदर जाओगे तो क्यों शिप पैर खड़ा होता था। शमाल माना तूफान आता था। हाँ तो उसका लंगर भी टूट गया और कई लोग उतर नहीं सके। तो कुछ बम ब्लास्ट हुआ, क्यों हुआ खुदा जाने, मुझे पता नहीं। मगर वो शिप फिर सिंक हो गया। वो अभी तक लोग टूरिस्ट जाते हैं नीचे, शिप देखने को मिलता है। दिस वॉज माई जर्नी फॉर द शिप। तो बॉम्बे से यहाँ तक में कितने दिन लगे थे आपको पहली बार जब आए? 5 दिन लगते हैं। 5 दिन लगे पूरे। और $1.50 आपने पे किया था शायद उसका टिकट ना? उस समय पाउंड चलते थे यहाँ पर। पाउंड, हाँ अच्छा। दुबई की करेंसी जो थी इंडियन रुपीज थी, रुपए थे। और फॉरेन एक्सचेंज एलसी वगैरह जो खुलती थी बिजनेस होता पाउंड में होता था, डॉलर नहीं। जब पाउंड डिवैल्यू हुआ था उसके बाद पाउंड डॉलर आ गया और हमारे इंडियन करेंसी काफ़ी दिन चली। तो जब आप आए यहाँ 1961, उसके बाद कंट्री यूनाइट हुआ 1971 में, ये 10 साल कैसे थे उस टाइम? 10 साल आई जॉइन ब्रदर्स इन देयर बिजनेस। और बिजनेस थी रिटेल और होलसेल एंड इंडेंटिंग। इंडेंटिंग बड़े भाई थे, उनके साथ स्टाफ थे। और रिटेल में मैं था, जिसमें मैं घड़ी, कैमरास, रेडियोस, वॉचेस, जैसे शोरूम था, जैसे यानी नॉवेल्टी शोरूम था। और डेरा पे जैसलमेर था, इस तरह हम थे। यहाँ की शॉपिंग ज़्यादातर लोग करते थे, जो आर्मी में होते थे वो लोग आते थे शॉपिंग करते थे। बाकी टोटली यहाँ पर कोई टूरिस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा होगा उस टाइम ना। बिल्कुल नहीं। ईरान, वी वर डिपेंडिंग टोटली बेस्ड ऑन ईरान, बहुत ईरान था। तो ईरान से काफ़ी लोग आते थे। फिर 61 में दुबई में म्यूनसिपलिटी खुली 1961। तो मुझे उन्होंने कमिटमेंट ले लिया फ्रॉम इंडियन की साइड था। तो मैं गया तो मुझे उन्होंने ड्यूटी दी कि आप सेंसस ऑफिस का सेंसस करो, भाई दुबई में पॉपुलेशन कितनी है। हाँ। तो एक काला डब्बा दिया डामर का, बुरश दिया, एक अरब साथ में दिया, चीप दी। हाँ। तो बोले जाओ घर में जाके देखो। उस समय घर तो ये थे पक्के, जो पीछे देखो फोटो लगा। जी हाँ। तो ये थे घर। तो अब इनके घर जाके बोर्ड लगा, नाम लगाना। तो 61,200 टोटल पॉपुलेशन 1961 में 61,000 थी बस। म्यूनसिपलिटी 61 में खुली, आकुंदाबाद डेरा पे, मुशी बाजार, जो अभी तक है मॉन्यूमेंट सामने है। हाँ, ये सामने। फिर उन्होंने ट्रेड लेसन शुरू किए सबको। पहले लेसन नहीं था। पुलिस स्टेशन में एक ही होती थी 13 पे। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि भाई एयरपोर्ट आना चाहिए। तो फिर उन्होंने शेख मोहम्मद राशिद ने एयरपोर्ट बनवाया। दे ऑफर्ड इंडियंस टू ओपन अ बैंक हियर, दे ऑफर्ड इंडियंस टू ऑपरेट एयरलाइन हियर। हमारी पार्लियामेंट तो मैं मालूम कैसे होती है। अच्छा, ये एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जब मिर्जा अल साइक साहब जो हैं फर्स्ट एम्बेसडर यूएई टू इंडिया, भी बता रहे थे कि जब कंट्री बना 1971 में, तो हमने सबसे पहले इंडियंस को ऑफर किया। क्यों? क्योंकि आप तो उस टाइम मौजूद थे। क्यों इंडियंस को? और भी नई कंट्रीज। हमारा योगदान यहाँ इंडियन का बहुत है। हमारा योगदान इंडियन का बहुत है। जिसमें भाटा कंट्री विच इज पायनियर, दे केम आउट 150 years बैक।
बिकॉज दे नो बनियान बनियान जो धोती पहनते हैं। मेरा एक दोस्त था बैंक में, वो शेख के पास गया, भाई मैं समझ नहीं आता कि जो आदमी फुल सूट में आए और जो आदमी धोती में आए, मैं क्या करूं, फैसिलिटी क्या दूं। तो शेख राशिद ने उसको बोला, जो धोती में है उसको सोचना नहीं, जो फुल सूट 10 बार सोचना, उसको देना नहीं देना। ये सो मच शेख राशिद को, शेख सईद उनके पिताजी को, हमारी बनिया कम्युनिटी में इतना इनका विश्वास था कि वी वर द पीपल एंड ईरानियन, ये 2 ट्रेड कम्युनिटी थी। तो और हमारे उस ज़माने में वीज़ा हमको ये ब्रिटिश एम्बेसी देती थी। अच्छा, वीज़ा ब्रिटिश एम्बेसी देती थी, यहाँ की गवर्नमेंट से थे कुछ था ही नहीं, कुछ सेटअप नहीं था। हाँ, बिकॉज वी वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल माने इट वॉज नॉट, यानी इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया करते लाइक हांगकॉन्ग। तो वीज़ा, अच्छा हम जब अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस इंडिया, तो वी टू अप्लाई रिटर्न वीज़ा लेके जाते, नहीं तो फिर नई वीज़ा लेनी पड़ती थी। तो कोई एम्प्लॉय, अच्छा, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि 2 साल का 3 साल एक बार आपने वीज़ा ले ली, आपको जितना वक्त रहना रहो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, 3 महीना रहो, कोई विजिट नहीं, कोई लेकिन एक बार वापस चलेगा तो नया वीज़ा लेना। वापस जा रहे तो आपको फिर से रिटर्न वीज़ा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वीज़ा एक बार मिल गई आपको तो आप ठहरो जितना चाहिए ठहरो, उसमें कोई कंट्रोल नहीं था कितने वक्त ठहरना है, 1 महीना, साल, 2 साल, 3 साल। सब लोग धंधा करते हैं, पर लेसन आना शुरू हो गया, लेसन को उन्होंने वीज़ा देना शुरू की। टिल 71 ब्रिटिश एम्बेसी वीज़ा देती थी हमको। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मतलब मेरे लिहाज से शायद टर्निंग पॉइंट भी है आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप बिजनेस संभाल रहे थे, कैमरा, घड़ियाँ, इन चीज़ों का, लेकिन आप जम नहीं पा रहे थे, जैसे कहते हैं ना, कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं। और वो दौर था जब आमतौर से दोपहर में बंद होती थी दुकानें, लोग जाके सो जाया करते थे 1 से 4, अभी 1 से 4, मेरी आदत अभी भी वही है। लेकिन यही होती है अपॉर्चुनिटी पहचानना, यही होता है डेडिकेशन, कि दादा कभी वापस जाके सोते नहीं थे, ये उस 1 से 4 भी दुकान खोल के रखते थे कि शायद कोई आ जाए, और 1-1.5 साल तक कोई नहीं आया। फिर 1962 में एक शख्स आता है दुकान पे, और वो पूरी कहानी को बदल लेता है। वो फ्राइडे का दिन होता है, हम लोग क्या है वो पूरी, हम लोग फ्राइडे को हम दुकान बंद रखते हैं यहाँ पर। मैं फ्राइडे को दुकान खोलता था, फ्राइडे को भी आप खोलते थे। आदत थी दुकान को साफ करना, तो ये पूरा टेबल रखे साफ करे, फिर चीज़ें जमा के रखना, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, ये है वो सब। तो मैं शो साफ कर रहा था, एक पूछा थी भाई NM शाह, न्याचंद मलूशन शाह आया, बोले क्या कर रहे हो? मैं सफाई कर रहा हूँ। कितना धंधा हो जाता है? ऐसे 200-300 हो जाता है। तो बोले मेरा काम करोगे? आई सप्लाई बिग क्वांटिटी ऑफ वॉचेस टू हियर, आपसे वॉच अपने पास रखो, और जिसको मैं दूँ आप उनको सप्लाई करके चेक पैसे पेमेंट मेरे पास आ जाएगी, तो मैं सिर्फ उनको डिलीवरी करके आने का, पर वॉच में आपको 1 रुपया दूंगा। ठीक है, 500 घड़ी आ रही थी, 1000 घड़ी आ रही थी, 2000, छोटी 200 30 रुपये 20 कैमी ये वो घड़ी आती थी। ऐसे कर घड़ियों का काम चला। तो घड़ियाँ यहाँ बहुत बिकती थी बिग क्वांटिटी में, तो कोई पाकिस्तान ले जा रहा है, कोई इंडिया ले जा रहा है, तो उससे थोड़ा मेरी टेक्सटाइल में घुसा। लेकिन शाह साहब ने आपको पहला लॉट भेजा था, उसकी वैल्यू 97,000 रुपीज़ थी उस ज़माने में। बराबर, पहला चेक आया था मेरे पास। हाँ, यानी आज के दौर में 50-60 करोड़ का माल उन्होंने बहुत ब्लाइंड फेट भेज दिया आपको है। ब्लाइंड फेट था। तो वो तो आपको एक डर भी लगा होगा कि यार इतना माल आ गया, मैं बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा? नहीं। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो आपकी मिलियनेयर बनने की जो शुरुआत हुई, वो जब आपने स्विस वॉचेस का बिजनेस शुरू किया मिस्टर शाह के साथ, दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट अगर कहा जाए। एज आई बिकेम द एजेंट फॉर द वॉचेस, तो वैसे हमारे यूनिवर्सल वॉच थी, एनिकर वॉच थी, सामने हमारे बिल्कुल सामने क्रॉस MS सिद्दीकी था, रोलेक्स एंड ओमेगा। अच्छा, MS सिद्दीकी बिल्कुल सामने था। तो 60 उस दौर में, मतलब 65, 66 उस टाइम भी यहाँ पे रोलेक्स वॉचेस बिकती थी। क्या है कि जो आप देख रहे हैं हमारे सुकुल बनिया, जो हमारे देखो मस्जिद और मंदिर जो पास है, ये दुबई यही थी। बाकी आप जो देख रहे हैं सपना है, सिर्फ ये दुबई थी। आप वहाँ से यहाँ भी नहीं आ सकते थे, ये जगह नहीं आ सकते थे। तो उस लाइन में दुकानें होती थी, कमलपुर, बाकर मोहबी, ये जो सुपर मार्केट जैसे होते थे, एक ही लाइन में सब दुनिया भर थी। तो उस वक्त तो फैशन जो था ओमेगा का, ये शेख लोग पहनते थे। अच्छा, रूरल फैमिली शेख जो है सबको रोलेक्स होती, 99% रोलेक्स, ओमेगा। बाकी हम लोग जो होते थे, हम लोग टाइट अपना फोर्टिस, हेनरी सैंडोज, सस्ती घड़ी होते हैं वो पहनते थे। हमारी यूनिवर्सल लाइसेंस थी तो 220 रुपये की 250 रुपये की घड़ी थी। उस ज़माने में जो रोलेक्स चलती थी हाईएस्ट 500 से 800 रुपये तक।
हाईएस्ट 800 रुपये की होती थी। रूरल फैमिली वो घड़ी पहनते थे, उससे वो शेख ऑफ में जाता। बाकी हमने कभी रोलेक्स नहीं पहनी। ये रोलेक्स अभी आई है जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो जब 71 में यूएई बना, सब लोग यूनाइट हुए और इंडियन रुपीज़ उस टाइम तक फिर हटाया गया और दरहम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ओवरऑल क्या फीलिंग थी एक्सपर्ट्स की जो आप लोग यहाँ रह रहे थे? तो यूएई बनने के बाद देखिए इस मुल्क ने तरक्की करना शुरू कर दिया। बिकॉज पेट्रोल, पहले जो पेट्रोल ड्रिलिंग होता था लिमिटेड होता था, बिकॉज जो अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब इनकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गई, अब इनमें प्रेसिडेंट शेख जायद बन गया, वाइस प्रेसिडेंट हमारा शेख राशिद बन गया और बेटे उनके डिफेंस और फाइनेंस बन गए। लेकिन इनकी सोसाइटी बन गई। ईश्वर ने अच्छी दो चीज़ें दी हैं, एक खजूर दी है और मीठी, एक समझ दी है ऑफ शोर ऑन शोर पेट्रोल। वो पेट्रोल भी ऐसा भगवान की देन कितनी है कि भाई नहीं तो कोई सोचेगा भाई रेगिस्तान में खजूर वो मीठी, शुगर से मीठी, ज़्यादा मीठी। तो ये उसकी इनायत है बड़े ऊपर वाले की। तो इन्होंने जो सातों ने आपस में मिल के, मुझे याद है जब सही सिग्नेचर हुई थी करसिन के बाद जो सिग्नेचर फोटो है ना जी वो हमारे किसी दो रमेश शुक्ला ने छापा है। ख्वानिज में रात के 7-8 बजे हमको बुलाया गया था, हम गए थे वहाँ पर। सिग्नेचर हुई थी अंग्रेज़ों को, भाई टेक ओवर गिव ओवर। उन्होंने कड़ी कोशिश की ब्रिटिश तुम रुको। उन्होंने बोला भाई वो हांगकॉन्ग से जा रहे थे, यहाँ तो उनका ट्रीटी थे 50 साल शायद तो आई थी। तो उसके बाद यूएई बनने से हमको ऐसा लगा अभी तरक्की ऊपर जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट शेरटन होटल आई, अपना कार्ल्टन टावर होटल आई, रोड बनने शुरू हुए। 61 में पानी आया, 61 में लाइट आई, 61 में अपना ये पानी आया। मतलब उसका पहले नहीं था पानी, सप्लाई का पानी नहीं था, पानी नहीं आता। पानी हमको आता था अभी से गधे के ऊपर। गधे के ऊपर 4 टिन आते थे, एक टिन पानी पीने का जो खारा होता था और 3 टिन समुद्र पानी जो स्नान करते थे। 1 रुपये में एक गधा आता था 4 टिन लेके, वो टिन लेके आता था, तब जाके हम स्नान करते थे। तो उसके बाद 60 में थोड़ा नल लगने शुरू हुए। दुबई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड बनी, लाइट भी आ गई। उसके बाद फ्रिज भी, नहीं तो फ्रिज हमारे पास केरोसिन के थे, फ्रिज रनिंग ऑन केरोसिन, नॉर्ज। वो निकाल टैंकी, जो फ्राइडे टैंकी निकालते थे, साफ करते थे, उसको जला के देते थे, रखते थे, उसके अंदर बर्फ जमती थी, ठंडा होता। फ्रिज ऑन केरोसिन, कमाल। और लाइट थी, जनरेटर देखे मुस्तफ़ा अब्दुल लतीफ़ का जो रात में आर्टिस्ट था, उसने 8-10 जनरेटर लगाए थे। रात को 9 से 11 बजे तक लाइट देता था, दिन को 2 से 4 तक लाइट देता था, और 1 रुपये यूनिट लेता था। वो प्राइवेट जनरेटर लगे थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट दी थी। फिर गवर्नमेंट की लाइट DEC आ गई, दुबई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो बाद में देवा बना। तो 61 के बाद उन्होंने ये तो लाइट तो आ गई, पानी आ गया। फिर एयरपोर्ट भी उन्होंने रनवे बनाया, छोटे प्लेन जाते थे। तो एयर इंडिया तो नहीं, ब्रिटिश एयरवेज आई, जो लंदन दुबई, दुबई बॉम्बे, बॉम्बे दुबई, दुबई लंदन। कनेक्टिविटी हमेशा से बॉम्बे की दुबई से बनी रही। अच्छा, अब बात करते हैं इस वक्त दुबई के सबसे बड़े स्कूल की, जिसको आपने शुरुआत किया था 4-5 बच्चों के साथ, और आज मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे शुरुआत हुई? स्कूल में हमारी एक सिस्टर होती थी हेमकला बहन भाटिया, उसका एक बेटा था भरत, और ही फेल डाउन, उसके याद में उसने स्कूल बनाया। 9 बच्चे थे, 11 फिर मैं उसमें एज ए हेल्पिंग एंड टीचर जाता था। फिर भरत करके हमने आस्ते आस्ते इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसका मैं वाइस चेयरमैन था। स्कूल कहाँ पे था वो? ये बंदर के ऊपर ही था, प्लाट। अच्छा, यही था, वहाँ पे नहीं था ऊद मेहता में जहाँ आज? वो तो सवाल ऊद मेहता कहाँ, मुझे पता है। ये आप वहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, वो तो दूर की बात रही, यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, इतना यहाँ सब बालू मिट्टी थी ना। तो उसके घर में चलता था स्कूल। फिर वहाँ मैंने एक इधर लिया, छोटा मकान लिया। फिर सामने इंडियन किसी का शेख का ऊपर था, यहाँ लिया। फिर हमने वहाँ 64-65 में जाके वो बनाया ऊद मेहता में। लेकिन जब आपने वहाँ पे ज़मीन लिया ऊद मेहता में, हमने लिया नहीं, हमें गिफ्ट दी गई, शेख राशिद ने गिफ्ट दी थी हमको। अच्छा, तो कैसे आपने अप्रोच किया होगा ना उनको कि हमें स्कूल खोलना है? यहाँ की जो कम्युनिटी, भाटिया कम्युनिटी ना, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद शेख राशिद। इट वाज वेरी इजी टू मीट शेख राशिद। अभी आप आए हो 12 बजे, आप दिल हमारे ऑफिस में मार्केट में थी ना, यार हम आए हैं, हमें शेख राशिद से मिलना है।
सीधे पीछे जाके ऊपर ले गया, ऊपर टेरेस पे। शेख राशिद मस्जिद में बैठे होते थे, अब जाओ हाथ मिला के बैठो, चाय पियो, अब मैं शेख राशिद में गया। इट वॉज वेरी ईजी, बहुत ईजी था सब शेख राशिद में, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी टू मीट द फॉरेनर्स। मोस्टली जापानी जाते थे, वो बोलते थे हमको शेख राशिद मिलना है, फोटो निकालते थे। आपने फिर स्कूल का प्रपोजल उनको दिया? हम कह रहे थे हमको स्कूल बनने पे, एक ही स्कूल था ईरानी स्कूल, पूर्व के सामने जो है ना अभी कार पार्किंग बन रही है, ये ईरानी स्कूल था। तो हमने बोला भाई हमें एक स्कूल की लैंड चाहिए। उन्होंने लैंड तो दे दी, लैंड के लिए पैसे कहाँ से बनाने के लिए? अब फिर किसी ने बैंक की गारंटी पड़ी, किसी ने मिस्टर मगरमा पंचुलिया कैम फॉरवर्ड, उसने बैंक की गारंटी पड़ी। इसको 12 कमरा 15 का बन गया, चल गया। उसके बाद क्लब लैंड भी मिली, क्लब भी चालू कर दिया हमने। यानी जिसको कहना चाहिए हमने बड़े एफर्ट्स किए। उसके बाद हमने, हमारा एक ही थिएटर था, ओपन थिएटर, नेशनल सिनेमा अल्लाह स्क्वायर में एक ही थिएटर था। नेशनल, वो 1 रुपये टिकट होती थी, एक ही शो 9 से 12, और छत नहीं होती थी। आधे में जयशमल था, आधे में थिएटर था, नेशनल सिनेमा। 9 से 12 चलता रहा। 5 फिर पैदल आओ, रात को नाव पकड़ो, नाव में अलाउड है 10 आदमी, हम 20 बैठ जाए, डूब गए तो सब मरे। रात को 12 बजे, हाई टाइड में तो वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब फिल्म देखना भी एक मिशन हुआ करता था। बहुत मिशन। हिंदी फिल्म चलती, नो सबटाइटल, कुछ सबटाइटल नहीं। अच्छा, ये इंडिया और पाकिस्तान से जो मैसिव फ्लो शुरू हुआ, लोग मतलब बड़ी तादाद में जो आने लगे, वो किस दौर में स्टार्ट हुआ? इंडियन तो 150 साल से 200 साल से हैं। हाँ, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में कि चलो हाँ, दुबई इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तानी भी आने शुरू हो गए, जैसे लाइक कारपेंटर एंड बार्बर शुरू हो गए। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, लोगों के पास, लोकल अरब के पास कोई टेक्निक नहीं था कि कोई आदमी बाल कौन बनाए, घर कौन बनाए। दे नीडेड सम पीपल टू कम। कारपेंटर भी होना चाहिए, मैसन भी होना चाहिए, घर दीवार बनानी वो बोलते हैं। तो लोग आस्ते आस्ते आने शुरू हुए, और जैसे ही तरक्की करता गया लेबर आना शुरू करते हैं। उसमें इंडियन लेबर वाज नंबर 1, पाकिस्तानी नंबर 2, ईरानी नंबर 3, इजिप्शियन नंबर 4। ऐसे करके लेबर में हमारे यहाँ है। बाकी तो फिर मर्चेंट कम्युनिटी बहुत आ गई यहाँ पर, क्योंकि बीइंग फ्री पोर्ट था, तो इसमें एवरीबडी फ्रीडम। अभी दुबई में वो जो फ्रीडम है, पर दुबई हैज़ बिकम नाउ, वी आर रिप्लेस दी, हमारे जो पहले सेंट्रल जोन होता था बिजनेस का, बेरूत। अच्छा, हाँ, बेरूत डिस्टर्ब हो गया तो गया ग्रीस, वो ग्रीस डिस्टर्ब हो गया तो चला गया बहरीन। बहरीन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो हम यहाँ आ गए। दुबई इज द सेंटर फॉर द बिजनेस कॉमर्स। तो अभी आप देखिए, मतलब उस दौर में बहरीन ज़्यादा डेवलप था दुबई के? बहुत डेवलप था। अच्छा, बहरीन वाज अगेन ब्रिटिश कॉलोनी ना। उसके एयरफोर्स पे गल्फ एयरवेज, एक ही एयरलाइन थी उनके पास, गल्फ। तो शेख मोहम्मद ने उनको बोला भी ओपन पॉलिसी रखो, तो गल्फ एयरवेज हम तो एक ही पॉलिसी नहीं रखेंगे, नो ओपन पॉलिसी। हम जो एयरक्राफ्ट चलाएंगे हम चलाएंगे, जो हमारी मर्जी हम करेंगे। शेख मोहम्मद की बात अच्छी, बोले कोई भी एयरलाइन अपनी मोनोपोली न रखे। तो उसने कहा कि 2 PI के प्लेन लिए, उसको पहनकर एमिरेट्स बना लिया। पहली फ्लाइट कराची की, दूसरी बॉम्बे की, तीसरी लंदन की, एमिरेट्स बन गया। एक चीज़ जो आपने शुरू की यहाँ पे पहली बार, जाहिर सी बात है जब इंडियंस आए तो उसमें जो हिंदू थे उनकी डेथ हुई, तो उनके क्रिमेशन का बहुत बड़ा इशू आया। हाँ, बहुत मुश्किल था। एंड दैट इज द वन थिंग व्हिच यू स्टार्टेड। बहुत मुश्किल, हमारे पास कोई ज़मीन तो थी नहीं, कब्रिस्तान तो थे उस दौर, लेकिन अगर ज़मीन थी तो ट्रांसपोर्ट नहीं था। डेड बॉडी लेके कैसे जाए, कहाँ लेके, मर गया। हॉस्पिटल तो एक ही दे रहे पे, अलमुक्त हॉस्पिटल, पर किसी के घर में डेथ हो गई तो क्या करें। तो हमारे पास होते रहे, वैन होते रहे, कार्गो कस्टम से सामान लाने के वैन होती थी ना, उसको खोल के उसमें बॉडी लेके ब्रिटिश एम्बेसी के सामने जो ग्राउंड है, समुद्र के किनारा, इट वाज सी, मतलब जो अलसीफ है अभी, अभी अलसीफ, हाँ, वहाँ करते थे। That was the cremation ground at that time, हाँ? ओपन समुद्र के किनारे, कोई ग्राउंड तो था ही नहीं ना। हाँ, हमको परमिशन वहाँ करो। उसके बाद ब्रिटिश एम्बेसी वालों ने थोड़ा अब चाहिए तो वहाँ अलगरूज मैं हमारी एम्बेसी के सामने बॉडी का अलगरूज में गए। अलगरूज के बाद हम अलगुसेस में गए, तो उन्होंने बोला भाई पोल्यूशन होता है। अब उन्होंने जो हमको दिया है जब फ्रीज जबलाली में, वो अच्छा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे कि सोनापुर नाम, सोनापुर बहुत बड़ा एरिया है
तो उसका नाम कैसे पड़ा सोनापुर, वो एक कहानी है। क्या होता है, वैसे हिंदू के मिशन ग्राउंड लिखे हैं और शमशान लिखे हैं। शमशान का वर्ड थोड़ा डरावना सा लगता है। तो बॉम्बे में आप चेन्नई रोड पे जाओगे तो चेन्नई रोड के क्रिमिशन का नाम है सोनापुर, वहाँ से मैंने कॉपी किया। अब उस एरिया का नाम ही सोनापुर है, बसें जाती हैं देर से। हाँ, तो बहुत लैंडमार्क है वो, इतना बड़ा एरिया जो न्यू बना है उसका न्यू सोनापुर, न्यू सोनापुर किया। तो उसमें क्या लोग समझना चाहते हैं पर शमशान वर्ड लिखना थोड़ा आकूल लग रहा था मुझे। अच्छा, इसलिए आपने सोनापुर का नाम दिया। सोनापुर, जो बाद में जो है वो एक आबादी बन गई, बहुत बड़ा एरिया बन गया। पर यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की। दे गिव लैंड आल्सो और दे गिव ऑल फैसिलिटीज व्हाट यू वांट। द म्युनिसिपैलिटी इज वेरी कोऑपरेटिव हियर, ऑल डिपार्टमेंट्स, not necessarily immigration department, police department, municipal department, anything, they are very cooperative, and they like our Indian community को पसंद भी करते हैं बिकॉज हम पुराने ज़माने टाइम के यहाँ हैं। एक चीज़ बड़ी फेमस है 1970s के लास्ट फेज में वाशू शराफ की पार्टियाँ बहुत फेमस थी। लोग बताते हैं कि एक एक पार्टी में आप उस दौर में $50,000 खर्च कर दिया करते थे। हाँ, क्योंकि शौक ऐसा था कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दोस्ती है। अच्छा। तो जब भी कोई दोस्त आ गया, फिल्म इंडस्ट्री आ गया, उसके अंदर में कोई रिश्तेदार आ गया, तो उस ज़माने होटलें अभी खुली थी, बुस्तान खुली थी, कार्लटन खुली थी, या एम्बेसडर थी, या एस्टोरिया थी, या घर में पार्टियाँ। तो शौक होता था पार्टियों का, चलो थोड़ा उस हर चीज़ सस्ती थी, एवरीथिंग चीप। उस सस्ते दौर में अगर आप $50,000 खर्च कर रहे हैं एक पार्टी में, तो लाइक पार्टी क्या हो तो मतलब धमाल हुआ करता होगा। थोड़ा शो ऑफ रखना पड़ता है। उसमें गूजी रखो, उसमें आपको खाने देखिए, आज खाने की प्लेट $500 एक प्लेट है, $300 एक प्लेट है, उस जमाने में 50। तो पार्टी में दूसरा तो कोई एंटरटेनमेंट था ही नहीं ना। तो महीने में 28 पार्टियाँ हो जाती थी, 28 पार्टियाँ माना 1500 मेरी पार्टियाँ हैं तो 1500 औरों की हैं। तो हम लोग महीने में 28 दिन बिजी होते थे पार्टियों में। आज़ाद को कहाँ जाना है, आज़ाद को कहाँ जाना है, आज़ाद को जाना, ऐसे ही। तो उस पार्टियों में कौन लोग आया करते थे बॉलीवुड से, कौन से स्टार्स? जो मेरे दोस्त होते हैं, जैसे दिलीप कुमार रहे उस ज़माने में, अपने किशोर कुमार रहे, और राज कपूर रहे, और ये कपूर फैमिली, ज़्यादातर कपूर फैमिली, रामानंद सागर फैमिली, ये जो से मेरा रास्ता था वो सब आते थे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हो गया कि बुखादा ने क्रिकेट स्टेडियम खोला। हाँ, उसमें लोग आने शुरू हो गए, तो वो सब मेरे दोस्त थे, सब मेरे दोस्त थे। सबको मैं स्टूडियो में रहता था, वो आए तो उनके जाने में पार्टी भी करनी पड़ती थी। इधर बुखादा पार्टी के, इधर मैं पार्टी करूँ। तो फिर हमारे पास पार्टी में पॉलिटिकल एजेंट आता था, ब्रिटिश बैंक के मैनेजर आते थे, टोटली कॉमर्शियल पार्टी होता था। उसमें क्या होता है, दे नो कि दुबई में 2-3 पार्टियाँ हैं जो नाम है। उस ज़माने कोई आपकी बैंक बैलेंस शीट नहीं देखती थी, फेस वैल्यू। हाँ, हमारी जो फैसिलिटी होती थी फेस वैल्यू। अभी तो बैलेंस शीट देखते हैं, पूछते हैं 100 सवाल। नो, फेस वैल्यू, आपने नाम कमाया ना, वो अच्छा था। दुबई में वही था। अभी भी कहीं कुछ बैंकें हैं और कुछ दे हैव योर फेस वैल्यू, नेम किसने भेजा है, अच्छा वासु से है, तो वो नेम बना लिया हमने। वो चीज़ मेरे बच्चों से कही कि आप अपना कीप योर फेस वैल्यू, पेपर वैल्यू मत रखना, पेपर फेस वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ वही था, पहले शारजा बहुत डेवलप था। शारजा, हम लोग शारजा में मैचेस टीवी पे आया करते थे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी। क्या हुआ कि जो है बाद में दुबई राइज कर गया। शिप जो आते थे मेरे शारजा में आते थे, शिप पोर्ट था। हाँ, मगर बिजनेस सब पूरे यहाँ, दुबई खोर जो थी ये सब पूरा ईरानी पाकिस्तानी इंडियन शिप आते लॉन्च आती थी, तो ट्रेडिंग सब यहाँ से होती थी। शिप वहाँ खड़ा होता था, पर शिप वहाँ से हम लोग उतरे कैसे शिप से, ये लॉन्च जाती थी, 10 रुपये लेती थी हमसे, हम उतरते थे, सामान आता था। और बार्ज होते थे, बड़े बड़े बार्ज, क्रेन से पूरा सामान निकाल के उस बार्ज में डालने का, वो बार्ज को टो करके आते थे सीधा भी वहाँ से शारजा से बार्ज ले आना यहाँ पर, टेक टाइम आता। तो शिप मतलब बड़ी शिप की बात कर रहे हैं, यही जो पैसेंजर कम कार्गो, उसकी दुबई में लैंड करने की फैसिलिटी नहीं थी, बहुत दूर खड़े रहते थे हम लोग। फिर कार्गो शिप आना शुरू किए, कार्गो शिप में आना शुरू किया तो माल उतरे कैसे, तो उस सबसे बार्ज होते थे, सिर्फ बार्ज, बड़े बड़े बार्ज होते थे। उसमें 500,000 पेटियाँ आ जाती थी, यहाँ आती थी दुबई। फिर वहाँ से
तो मैं एक ही क्रेन लगी हुई है अभी, वो इंडिया से मंगाई गई थी, एक ही क्रेन है, हैंड से चलती है। अच्छा। तो माल साहब पूरा खुला रखता था, फिर अंदर एक छोटा सा कस्टम हाउस था। तो यार आप समझो कि एक खुदा की कुदरत है कि हम गुजर गए ज़माने से, गुजर गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो। तो खुश थे हम लोग। अच्छा, अपने घर में आप पहले थे जिसने इंटरनेशनल मार्केट को दुबई के बाहर जाके भी एक्सप्लोर किया, जापान एक्सप्लोर किया, और जापान गए, कोरिया गए, थाईलैंड गए, इंडोनेशिया गए, और उसके बाद हम इंडिया आए। पहले हमारा जापान 90% था, फिर बैंक थाईलैंड बना, फिर इंडोनेशिया बना, उसके बाद यूरोप गए। अच्छा। यूरोप से भी हमारा 50% बिजनेस है। हम लोग क्या टेक्सटाइल में थे ना, हाँ। तो टेक्सटाइल वो थे। अभी तो बच्चों ने रियल एस्टेट कर दिया है। ताज होटल है हमारे वन ऑफ द पार्टनर्स, जी जी। और 2-3 बिल्डिंग है अपनी है। तो अकॉर्डिंग टाइम दे चेंज आल्सो, बट हमारे ब्लड में तो टेक्सटाइल ही है। अब मुझे ये बताइए, आपने बचपन में देखा आपके फादर बिजनेस के लिए हमेशा बाहर रहे, इस हद तक कि जो है उनको धोखे से उनका पासपोर्ट फाड़ना पड़ा तब वो जाके रुके। आप भी हमेशा बिजनेस के लिए बाहर रहे, कहीं एक ये गिल्ट फील नहीं रहा कि यार फैमिली को टाइम कम दे पाया? जैसे मेरा बचपन गुजरा फादर के साथ बहुत कम, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। क्या था, एक बार आपको एक दिमाग में आ जाता है ना, मुझे कुछ बनना है। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, मैं तीनों के बर्थ में नहीं गया। पहला बेटा राजू 3 महीने के बाद गया, दूसरा बेटा 2 महीने के बाद, बेटी 1 महीने के बाद गया। ट्रेवल कर रहे थे आप? बॉम्बे तो 2.5 घंटा यहाँ पर है। पर बिजनेस इतना मशगूल थे, बिजनेस छोड़नी नहीं है, क्योंकि मगर मैं बैठा हूँ तो कस्टमर यहाँ बैठे होते थे। मैं चला जाता था तो मेरा भाई बड़ा था, मगर क्या होता है हर आदमी फ्री नहीं होता ना। मैं आई यूज्ड टू कीप माई एनीबडी कैन टू ऑफिस नाउ आल्सो, उनको खुश रखता था और उनको अपने कब्जे में ले लेता था। अट्रैक्शन, जो मेरा भाई थोड़ा ऐसा था, थोड़ा मजबूत नहीं तो जेब में हाथ नहीं डालता था। दे वर नॉट हैप्पी इफ आई गो अवे, तो बिजनेस माँ खा जाती थी। तो उस अभी आज भी मैं भाई को बोल रहा था, एक वीडियो निकला दिखा रहा था, वो औरत कह रही है उम्र तो चलो घूमने चलते हैं। बोले जब घूमना था मुझे तब तुम ले नहीं गए, अब मेरे में ताकत ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोले क्या करूँ? बोले तुम बिजनेस में बिजी थे, बच्चों में का तुम ध्यान दिया नहीं, अब अभी मजमे में ताकत नहीं है। तो मेरी वाइफ बोलती चलोगे? बोले अभी जब ले जाना था, अब दोपहर को डिस्कशन हुई थी, लेने गए, अभी क्या जाना है बाहर। कभी सब चीज़ें तो हाथ में आ नहीं सकती ना, या कुछ बन के दिखाओ। तो जब निकला था बॉम्बे से, तो ये दोस्तों को बोल के आया था मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और वो खुश होते हैं जब मेरा बुक पढ़ते हैं, मेरे अवार्ड आते हैं, या मेरे कुछ किस्से होते हैं कुछ घड़ियों के, जी जी, तो वो पढ़ते हैं। तो क्योंकि जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है, और हम जुल्म तरफ आवाज़ तो उठाएंगे ना। तो यहाँ जब भी मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो मैं वेरी आउट स्पोकन, नॉट टू इंसल्ट देम, जस्ट आस्क देम फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। आप जो कानून बनाते हैं मालूम क्या होता है। मेरे बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिस थी, ये सामने। अच्छा, काउंसलेट पहले यहाँ थे, कोर्ट यार्ड, उसके नीचे फिर एक बिल्डिंग थी ग्राउंड +1, नीचे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिस थी, पास में सेक्रेटरी रहता था, मैं ऊपर रहता था। मैं काउंसिल में जाके काम करता था। हम लोग क्या इलीगल इमिग्रेंट जितने भी आए ना यहाँ पर, उनको हमने पासपोर्ट इशू किए। I used to go sit with them, just help them to issue the passports. मैंने 9 साल इंडियन काउंसिल में ऐसे हमारे काम भी किया है। क्या बात, to issue the passports। अच्छा, अब आपके बेटे ने, राजू भाई ने ऑलमोस्ट बिजनेस संभाल लिया है। जब शुरू किया था उन्होंने, तो आपने उनको क्या एडवाइस दिया था, या आप और जो नए बच्चे बिजनेस की सोच रहे हैं या बिजनेस में हैं उनको क्या एडवाइस? मैंने दोनों बेटे को, विक्रम को, राजू को, I put them under my staff. And you was also under your brother, elder brother's staff. Brother retired कर चुका था। Brother retired, I became the boss। And he did join, ऐसे देखो ये मेरे जो मैनेजर थे उनके नीचे काम करो, इनसे सीखो। ऐसा नहीं सोचा तुम बेटे बैठे हो जाके बैठो डोमिनेट करो, नो, यू लर्न फ्रॉम देम। 5 साल उनको उनके अंडर रखा। फिर उनको मैंने बोला जो हमारे नियम, नित्य, डिसिप्लिन हमारे वो सीखो। तो 5 साल मैंने उनको अंदर रखा। उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट किया। अभी नाउ यू एंटर द बिजनेस, सो नाउ इज नेक्स्ट डोर। पहले वो 2nd फ्लोर पर था, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था। एम्प्लॉय के नीचे, मतलब और 2 बातें मैंने उनको सिखाई थी कि अगर सक्सेस बनना है तो बी पंक्चुअल ऑन ड्यूटी। सुबह 9 बजे आओ, शाम को 4 बजे आओ, पंक्चुअल।
क्यों जो कंट्री में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छी होती है वो तरक्की करता है, और जो फर्म में तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारा कल छोड़ सकता है तुमको, मगर ऑफिस तुम्हें खोलना पड़ेगा ना। बी पंक्चुअल और बी हॉनेस्ट एंड डोंट बी ग्रीडी, और आंखें बंद नहीं करना, डोंट बी एक्सेस नहीं जाना, जितना है उतना ही करना आराम से। वट एवर यू हैव टच both children have followed my instructions, so they will advise their children also. One son is 32, one son is 18 now. तो बच्चों को सिखाना पड़ता है। पर अभी मुसीबत क्या है, ये जो आज के कंप्यूटर आ गया है, हमको तो आता ही नहीं चलाना, तो ये उसमें तो दुनिया मुट्ठी में आ गई है। बिल्कुल, वर्ल्ड हैज बिकम वेरी फास्ट। बट आपके ग्रैंड जो सन है वो आपके साथ बैठते होंगे, कुछ तो लर्निंग करते होंगे, बहुत बातें करते हैं, क्योंकि आपके साथ बैठना शायद MBA करने के साथ बेहतर है। वो जमाने की बातें हमको अभी समझ नहीं आती, देख कर हाँ वो ग्रैब ही नहीं कर पाते होंगे क्या बात हो गई। उसने बुक लिखी है मेरी, हाँ इसमें है, मैंने देखा उसका प्रीफेस है एक। हाँ मगर आजकल वो दे फॉलो देयर ओन आइडिया। टेक्निक बढ़ गई है, टेक्निक बढ़ गई, कंप्यूटर सिस्टम बढ़ गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अच्छा, अभी आपने कहा कि एम्प्लॉय कभी भी छोड़ सकता है, आपको खुद छोड़ सकता है। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए आपका क्राइटेरिया क्या रहा? एम्प्लॉय सिलेक्शन में क्या होता है कि अभी तो HR सिस्टम हो गया है। पहले तो क्या होता था, मैं आया तो मेरी माँ का फ़ोन आया, मैसेज आया मेरी माँ का, बेटे मेरा भाई बेटा इसको ले जाओ, मामू को ले आया। फिर मैं आया तो शादी की तो मेरी वाइफ ने बोला मेरा भाई बेटा है, साले को ले आया। फिर आया तो फिर मेरे पिताजी ने बोला दामाद बैठा है, हमारा फिर बहनों को ले आया। तो उस ज़माने में हमारे काम करने का तरीका क्या होता था, रिश्तेदार, इसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो आपको दुबई में जितने मिलेंगे साला बहन वही मामा चाचा ये मिलेंगे, सब ये पूरी मार्केट ऐसी मिलेगी, एक दुकान 100 दुकान बन गए। अब वो ज़माना भी हमारे हिसाब से अभी HR सिस्टम है, बुलाओ उनको, इंटरव्यू लो, उनको पूछो उनकी डिग्री देखो ये देखो, बिकॉज सिस्टम इज चेंज। हमारे ज़माने में सिस्टम होता था रिलेशनशिप, कोई एजुकेशन है कोई बात नहीं कुछ नहीं। और वो ज़माना पगार भी कितनी होती थी, 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया, वो लोग खुश थे 500 रुपये में। आज आप पगार 5,000 भी तो दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज खर्चे बढ़ गए। दुबई बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और दुबई ऐसी बनेगी हमने तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम शेख राशिद को बोलते थे या एयरपोर्ट बहुत छोटा है, जब एक ब्रिटिश बोले फिक्र मत करो, अरबी में होता था एक दिन ये एयरपोर्ट छोटा पड़ेगा आपको। शेख को ये मालूम था कि भाई मुझे, फिर उन्होंने पोर्ट राशिद बनाया, तो 8 थब्बे बनाए। पहला शिप सरजान आया, पैसेंजर शिप आया हमारे पास, तो हमने बोला 8 बोले ये भी तुमको कम पड़ेगा, हमने जबल अली बनाया, पर ये भी कम पड़ेगा। ऐसी हालत हो गई, शिप को 6 महीने बाहर खड़ा रहना पड़ता था, 6 महीना वेटिंग है, आके रजिस्टर कर देता था, फिर जाके कुवैत बैरन मारता, फिर जाके शाम उतरता था, वेटिंग, क्यों शिप दूर सामने खड़े होते। शाम को घर से देखता था मैं, आई स्टे दूर से लाइटें, हाँ सब शिप खड़े, 100-150 शिप खड़े हैं, उनकी कब लगेगा, हमको कब नंबर लगे, नंबर कब लगेगा, क्यों बर्थ से थे 8 और शिप थे 800। उस ज़माने में वो कंटेनर था ही नहीं, मैनुअल पेटी उतारने का रखने का, उसमें ट्रक में जाके वेयर हाउस में रखने का। शिप को 3 दिन लगते थे, 4 दिन खाली करने को। अभी तो शिप सुबह आता है 4-6 बजे, शाम को चला जाता है। यानी वो जिंदगी की बातें, इट मीन आप यू आर रिपीटिंग माई बचपन। एक बचपन मेरा लाइफ देखी और बचपन में एक बिजनेस देखी। वो बिजनेस जो बचपन का था वो बड़ा ही अच्छा प्यारा था। मिलियन नहीं थे, बिलियन नहीं थे, लाखों नहीं थे, पर हज़ारों में थे, पर सुख था, खुशी थी, कंपटीशन नहीं था। अभी पैसा बहुत है लोगों के पास। आज एक अबरे वाला बोलता मैं मिलियनर हूँ। जैसे वाशिशराफ की पार्टियां बहुत फेमस हैं, वैसे ही वाशिशराफ का गुस्सा भी बहुत फेमस। गुस्सा भी बहुत फेमस है। लोग कहते हैं दादा गुस्सा होगा तो बैंड बजा देंगे। वो बैठा है। क्यों आता है इतना गुस्सा? अगर कोई चीज़ टाइम पे न की जाए और कोई चीज़ को आप बराबर सुनते नहीं हो और जिस चीज़ को गलत काम करते हो तो उसके लिए तो गुस्सा तो करना पड़ेगा। और तो वो समय सिंधी समाज में हम तो थप्पड़े मार देते थे, कोई बोलता नहीं, हमें थप्पड़ मारते और सजा देते थे। अभी तो आज कुछ कह नहीं सकते ना। वो जवानी का गुस्सा होता है, घर में गुस्सा करो, बाहर भी गुस्सा, जवानी का जोश होता है कि एवरीथिंग शुड बी डन। अगर मैं इसको बोलता ये चीज़ कल तक होनी चाहिए
अगर नहीं हुई तो फिर गुस्सा तो करेंगे। और एज भी ऐसी थी, अब वो हालत वैसी हो गया, फिर जितना गुस्सा था उतना ठंडे पड़ गए भी। नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है, और दुआ है हम लोगों की सबकी कि आपकी उम्र लंबी रहे, आपका गुस्सा ऐसे ही ठंडा रहे, और हम सब पे जो है आपकी छत्र छाया बनी रहे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.